तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई और केविन जुओ के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें केविन जुओ अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और उस पर लाइटनिंग अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से योंग फाई खुद को बचाने के लिए फिर वहाँ पे मौजूद स्टेचूज के पीछे छुपना शुरू कर देता है और केविन जुओ गलती से उसे मारने के बजाय उन सारे ही स्टेचूज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी पावर को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं और वो खुद भी चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग दूर हट जाओ। मगर जब योंग फाई देखता है कि उसने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी बॉल जनरेट कर ली है तो वो अपनी लेजेंडरी कमान के जरिए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर केविन जुओ तो उस एनर्जी अटैक से बच जाता है। मगर दूसरी तरफ वो एनर्जी अटैक नीचे गिरने ही वाला होता है कि अचानक सीनियर लान फेंग वहाँ पे आ पहुँचता है और वो अपने डेगर के जरिए एक रेड फ्लेमिंग ड्रैगन को समन करता है, जो कि आते साथ ही उस एनर्जी बॉल को निगल लेता है और हवा में जाकर फट जाता है। इस तरह वो सारे के सारे लोग उस अटैक से बच जाते हैं और दूसरी तरफ फिर लान फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। वो लोग उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, मगर बाहर जाने के बाद लान फेंग उन्हें एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग उस जंगल से एक डिवाइन फ्रूट लेकर आ जाते हो तो फिर तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। ये सुनने के बाद वो लोग फौरन से उस जंगल की तरफ चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस अकेडमी का डीन एक जगह बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि मुझे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा था। तो उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंडपा आप टेंशन ना लें, वो बस एक छोटा सा मसला था, सीनियर लान फेंग ने उस मसले को हल कर दिया है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि अच्छा ये तो फिर और भी अच्छी बात है, और हाँ तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी वो दोस्त लड़की किस टाइम आने वाली है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि अरे मैं खुद भी भूल गई, आपको पता है कि वो किस टाइम आने वाली है, मैं जाकर उसे पिक करती हूँ। मगर उसका ग्रैंडपा कहता है कि बस अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि वो लड़की अब खुद यहाँ पे पहुँच चुकी है। ये कहने के बाद हमें कुछ फूल की पत्तियां दिखाई देती हैं जो कि एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो वो वापस से एक फ्लावर का शेप ले लेती है। इसी तरह वो सारे के सारे फ्लावर्स एक जायंट लोटस के पास आ जाते हैं और हमें उसी लड़की लियार को दिखाया जाता है जो कि उन फूलों के ऊपर पैर रखते हुए नीचे आ जाती है और आते साथ कहती है कि डीन जूनियर लियार आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आई है और आप लोगों को दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मगर दूसरी तरफ वो एल्डर कहता है कि चलो बच्ची इतने भी पोलाइट मत हो, अपने मास्टर को भी वापस जाकर मेरी तरफ से हेलो कहना। और दूसरी तरफ वो रेड कलर वाली लड़की कहती है कि सिस्टर लियार फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंट आई सेक्ट की इस मर्तबा टॉप की डिसाइपल तुम ही बनोगी। ये सुनते ही फिर लियार उससे कहती है कि हमें मिले हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल के बाद तुम तो काफी बड़ी और काफी समझदार भी हो गई हो। ये सुनते ही वो दूसरी वाली लड़की कहती है कि सिस्टर तुम मजाक करना बंद करो, मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, चलो आ जाओ मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाने के लिए लेकर जाती हूँ। मगर फिर लियार कहती है कि जरा 1 मिनट रुको। वो फौरन से एल्डर के पास जाती है और कहती है कि मास्टर ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भिजवाया है। वो उसके सामने एक छोटी सी वाइन की बोतल रख देती है जिसे वो एल्डर खोलकर उसकी खुशबू सूंघता है तो वो कहता है कि अरे वाह तुम्हारा मास्टर भी सच में कमाल है, उसने मुझे खुश करने के लिए हजारों साल पुरानी वाइन मुझे भिजवाई है, ये सच में एक रेयर ट्रेजर है। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और फिर उस लड़की से कहता है कि चलो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट है, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। तो लियार कहती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर की वजह से ही आई हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे एक खास मकसद के लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि आपके सेक्ट में मौजूद जितनी भी एंशिएंट बुक्स हैं मैं उन पर एक रिसर्च करूँ और अपने टेंट आई सेक्ट के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सबको रिवील कर सकूं। मगर मुझे मास्टर ने ये भी कहा है कि उस एकेडमी में जाने के लिए मुझे आपकी एकेडमी के रूल्स को फॉलो करना होगा, आप जैसे अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कीजिएगा। ये सुनते ही वो मास्टर कहता है कि अरे वाह ये तो फिर और भी अच्छा है, तुम्हें बस एक रिसर्च ही तो करनी है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बस असल मसला वो क्रेडिट है। तुम्हारे पास इतने क्रेडिट्स होने चाहिए कि तुम लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ले सको, क्योंकि हमारी एकेडमी के यही रूल्स है कि अगर किसी भी लाइब्रेरी से कोई बुक लेनी है तो उसे क्रेडिट देना पड़ेगा। ये सुनते ही वो दूसरी लड़की कहती है कि
सिस्टर मैंग तुम टेंशन ना लो, मेरे पास काफी क्रेडिट्स हैं, इसलिए तुम जो भी बुक कहोगी मैं वो तुम्हें निकाल कर दूंगी। ये सुनते ही वो एल्डर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसके लिए कोई भी क्रेडिट यूज नहीं करोगी और तुम्हारा क्रेडिट वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सुनकर लिया कहती है कि मास्टर मुझे बताइए कि फिर मुझे एंशिएंट बुक्स रीड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मास्टर उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन मौजूद है। वहाँ पे सामने उन माउंटेन्स की तरफ देखो। एंशिएंट टाइम में इन माउंटेन्स पर दो गोड्स ने फाइट की थी, मगर बदकिस्मती से उन दोनों ही गोड्स की वहाँ पर डेथ हो गई और अभी भी उनकी रिमेनिंग्स वहाँ पर पड़ी हुई है। तुम्हें वहाँ पर जाकर एक डिवाइन फ्रूट लेकर आना है जो कि उन गोड्स में से किसी एक का है। उसके बाद तुम लाइब्रेरी के लिए एलिजिबल हो जाओगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई उस जंगल में पहुंच चुका होता है जहाँ पर गोड्स की रिमेनिंग्स पड़ी हुई होती है, मगर वहाँ पे इतनी ज्यादा फोग होती है कि वो एरिया बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है, जिस पर योंगफाई भी कहता है कि मुझे यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील हो रही है, मगर यहाँ पे मौजूद ये एनर्जी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। इस एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मेरी बॉडी में मौजूद उस गॉड सेमेट्री में है, मगर मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ वो सेमेट्रीज हैं। असल में उन गॉड्स की बॉडीज तो यहाँ पे दफन है। इतने में अचानक उसे एक एनर्जी और फील होता है, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और योंगफाई सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग पीछे हट जाओ, इसे मैं खुद ही देखता हूँ कि कौन है यहाँ पे। मगर दूसरी तरफ फिर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम हमें इतना कमजोर समझने की गलती भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई मौका मिलेगा और तुम यहाँ पे अपनी हीरोगिरी दिखाओगे? और फिर कियान भी कहता है कि सीनियर, मैं इतने टाइम से सिर्फ तुम्हारे ही रहमो करम पर जी रहा था, पर अब मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका चाहिए। और डोंग भी कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो योंगफाई कहता है कि ठीक है, तो फिर सारे एक साथ चलते हैं। ये कहने के बाद वो तीनों ही तेजी से भागते हुए उस फोग के अंदर घुस जाते हैं। और फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जंगल के बीचों बीच मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स उन लोगों पर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। और क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा थे, तो इसलिए खुद को बचाने के लिए डोंग वहाँ पर एक पावरफुल बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ मौजूद कुछ लोगों को बचा तो लेता है, मगर वो उनसे अपनी जान नहीं छुड़ा पाता। तो इतने में फिर योंगफाई अपनी सोट के साथ एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए उन डीमंस को उठाकर दूर फेंक देता है। और इस तरफ डोंग कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, लगता है कि अगर मैंने अभी अभी खाना नहीं खाया तो शायद मैं भूख से ही मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर भी उन मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ रहा होता है। उसकी धाड़ इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो उसकी धाड़ के आगे ही वो मॉन्स्टर्स नहीं टिक पा रहे थे। मगर फिर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि हम लोग यहाँ पर आकर फंस गए हैं, ये डीमंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें पता भी है ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन है भी या नहीं? तो फिर योंगफाई कहता है कि अगर पता लगाना ही है तो फिर आगे बढ़ते ही रहना होगा। ये कहते ही वो लोग बहुत ही तेजी से फिर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर डोंग कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर योंगफाई कहता है कि एक मर्तबा हम लोग उस अकेडमी में एडमिशन ले लें, मैं तुम्हें काफी कुछ खिलाने वाला हूँ, इसलिए फिलहाल तुम खाने के बारे में सोचना बंद करो। ये कहने के बाद वो लोग और भी तेजी के साथ भागने लगते हैं, मगर अचानक प्रिंसेस योंगफाई को पकड़ लेती है, क्योंकि उसका ध्यान डोंग की तरफ था और वो सीधा एक खाई की तरफ जा रहा था। जिस पर प्रिंसेस गुस्से में उससे कहती है कि अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो फिर तुम इतना फास्ट भाग क्यों रहे हो? तुम्हारी वजह से आज हम सबकी चटनी बनने वाली थी। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। हर तरफ फोग ही फोग होती है और बीच में एक गहरी खाई होती है। और योंगफाई उस फोग के बीच में देखता है तो अचानक से उसे वहाँ पर एक गॉड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर योंगफाई भी हैरान हो जाता है। और फिर उसे दिखाई देता है कि उसी जगह उस गॉड ने वहाँ पे मौजूद डीमंस और मॉन्स्टर्स का सामना किया था, और उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए उसने अपने एक ग्रीन वेपन का भी इस्तेमाल किया था। पर वो मॉन्स्टर्स उससे वो ग्रीन वेपन छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो उस वेपन को पानी की गहराइयों में डाल देता है और हर जगह स्मोक फैलाकर उस पूरी की पूरी जगह को भी बंद कर देता है। ये देखने के बाद योंगफाई को अचानक एक झटका सा लगता है, जिस पर उसके साथी उससे कहते हैं कि
तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर योंगफाई समझ जाता है कि जो कुछ उसने देखा है वो सब कुछ इन लोगों ने नहीं देखा। उसे ये भी पता चल जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर गोड्स और डीमंस के बीच में फाइट हुई थी और वो सब के सब खत्म हो गए थे। वो उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग फौरन से पीछे हट जाओ और मुझे थोड़ा सा रास्ता दो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि लगता है इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। मगर योंगफाई अपनी लेजेंडरी कमान की पावर्स को स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए उससे एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस फॉग के बीच में से एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्प्लैश अटैक की वजह से वो फॉग उनके सामने से हटना शुरू हो जाती है। जिस पर प्रिंसेस भी काफी खुश होती है और वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर इस तरह का भी कोई टैलेंट है। तुमने इस फॉग बैरियर को हटा दिया, मगर तुम्हें ये पता कैसे चला कि ये फॉग किस तरह हटेगी? तो योंगफाई कहता है कि मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ जिस चीज की हमें तलाश है वो चीज हमें वहाँ पर उस सामने वाले फ्लोटिंग आइसलैंड पर मिलेगी। तो कियान कहता है कि ओह अच्छा, मगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे? तो प्रिंसेस कहती है कि क्या मतलब कैसे जाएंगे, हम लोग उड़कर जाने वाले हैं। वो अपने व्हाइट टाइगर से कहती है कि चलो तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो फौरन से भागते हुए उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट टाइगर उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे एक जगह कैच करके वापस से ऊपर ले आता है और वो दोनों ही उड़ते उड़ते सीधा उस फ्लोटिंग आइसलैंड की तरफ चले जाते हैं। उस आइसलैंड को ऊपर से देखने के बाद प्रिंसेस कहती है कि अच्छा तो ये इस तरह का दिखता है। मगर अचानक उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वो पलट कर देखती है तो उसे अपने सामने कुछ ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक ड्रैगन अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफाई और कियाना भी उसका इंतजार कर रहे थे और वो लड़की जैसे ही वापस आती है तो वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस तरफ खड़े हुए हैं, यहाँ पे आ जाओ। मगर योंगफाई को कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। वो कहता है कि उसे इशारे मत करो, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़की उन ड्रैगन से बचने के बजाय सीधा हमारी तरफ आ रही है। लगता है कि शायद उन ड्रैगन्स ने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया है और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुनियान आते साथ ही उन लोगों के ऊपर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर कियान कहता है कि आखिर ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई, वो ड्रैगन्स हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और ऊपर से प्रिंसेस चुनियान उन लोगों के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग बाल बाल अपनी जान बचाते हैं। योंगफाई उसके अटैक से बचते बचते एक दरख्त के पीछे चला जाता है और जैसे ही वहाँ पे छुपने की कोशिश करता है तो वो कियान से जाकर टकरा जाता है। और दूसरी तरफ डोंग कहता है कि भूख से मेरी जान जा रही है और ऊपर से प्रिंसेस वो मुझ पर हमला कर रही है, आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मगर योंगफाई कहता है कि ये छोटी चुड़ैल लगता है कि ड्रैगन्स के कंट्रोल में आ गई है और उन ड्रैगन्स ने इसका इस्तेमाल करके हमें मारने की कोशिश की है। वो उन ड्रैगन्स की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स के ड्रैगन हैं और ये सारा काम उस ब्लैक ड्रैगन ने ही किया होगा। मगर अच्छी बात यह है कि मेरी लेजेंडरी बॉ वो इन ड्रैगन्स का सामना कर सकती है। वो कियान से कहता है कि तुम बाकी ड्रैगन्स को थोड़ी देर के लिए उलझाए रखो, मैं उस ब्लैक ड्रैगन और प्रिंसेस को देखता हूँ। ये कहने के बाद कियान फौरन से भागते हुए अपने बहुत सारे एरोस को उसकी तरफ थ्रो करता है और उन एरोस के साथ स्पेल्स लगे हुए होते हैं जो कि ऊपर जाते ही फट जाते हैं। और इस तरफ योंगफाई प्रिंसेस के अटैक से बचते हुए दरख्तों के ऊपर से चढ़ते हुए हवा में बिल्कुल ऊपर जाता है और फिर से अपनी लेजेंडरी कमान का इस्तेमाल करते हुए उस पर टारगेट लेता है। ये देखकर डोंग बिल्कुल डर सा जाता है और कहता है कि योंगफाई ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम प्रिंसेस को जान से मारने वाले तो नहीं हो? मगर योंगफाई कहता है कि मैं उसे बचा रहा हूँ। ये कहते ही वो एरो रिलीज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एरो प्रिंसेस के बिल्कुल पास पहुँच जाता है, मगर उसकी गर्दन के बिल्कुल पास से होते हुए वो सीधा उस ड्रैगन की तरफ चला जाता है। ये देखते ही वो ड्रैगन अपनी ग्रीन आई की मदद से उसे रोकने की भी कोशिश करता है, मगर वो लेजेंडरी एरो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जा रहा होता है और अचानक से उसके पास जाते ही वो उस फ्लोटिंग आइसलैंड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और जैसे ही वहाँ पे एक धमाका होता है तो प्रिंसेस और प्रिंसेस का टाइगर दोनों ही उस ड्रैगन के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस सीधा नीचे की तरफ जा रही होती है। उसे गिरते हुए देखते ही योंगफाई फौरन से उसके पास जाकर उसे कैच कर लेता है और दूसरी तरफ फिर कियान भी वहाँ पर आकर गिरता है और कहता है कि मैं पकड़ लूंगा, मगर योंगफाई ने पहले ही बाजी मार ली थी। और दूसरी तरफ फिर प्रिंसेस चुनियान को जैसे ही होश आता है तो वो खुद को योंगफाई की बाहों में देखती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में उससे नीचे उतर जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरे अकेले होने का फायदा उठा रहे हो। मगर योंगफाई उससे कहता है कि
तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और पिछले आधे घंटे से तुम अपने व्हाइट टाइगर के साथ मिलकर हमें मारने की कोशिश कर रही थी। अगर मैंने अपनी लेजेंडरी कमान यूज ना की होती तो मैं तुम्हारी बॉडी को फिर से प्योरीफाई नहीं कर पाता और तुम हमेशा के लिए फिर उन ड्रैगन्स की एक पपेट बनकर रह जाती। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान सी रह जाती है और दूसरी तरफ कियान कहता है कि तुम ये बातें बाद में कर लेना, जरा वहाँ देखो एक और ड्रैगन आ रहा है। इस मर्तबा उनके पीछे एक पर्पल ड्रैगन आता है जिसे देखते ही वो लोग फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और प्रिंसेस उनसे कहती है कि इन ड्रैगन की आंखों में मत देखना। मगर वो ड्रैगन अपनी रूट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कुछ रूट्स के जरिए पकड़ने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ योंगफाई अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए उससे दूर निकल जाता है और इस तरफ कियान और प्रिंसेस दोनों ही अपनी सोर्स के साथ उन रूट्स को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो रूट्स बहुत ही ज्यादा होती हैं और उन्हें चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। और योंगफाई उस ड्रैगन को देखता है, वो उनके करीब आ रहा होता है और जैसे ही वो हमला करता है तो योंगफाई अपने दोस्तों को उस अटैक से फौरन से बचाकर उस खाई से नीचे कूद जाता है। और प्रिंसेस कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, मगर योंगफाई कहता है कि हमारा वादा यहाँ पे खत्म हुआ। नीचे गिरते गिरते योंगफाई अपने एनर्जी हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके गिरने की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से वो उन पत्थरों के जरिए खुद को होल्ड नहीं कर पा रहा था। मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस कियान और वो ड्रैगन तीनों ही उसके साथ लिपटे हुए होते हैं। उसका वजन ज्यादा होने की वजह से योंगफाई नीचे गिरता है और उसके साथ साथ कियान और प्रिंसेस और डोंग भी नीचे गिरने लगते हैं। मगर फिर डोंग को याद आता है कि वो तो उड़ सकता है और कियान जब ये देखता है तो वो उसकी तरफ एक बैग थ्रो करता है और कहता है इसे संभाल कर रखना। ये देखकर डोंग फौरन से उस बैग को पकड़ लेता है और इतने में कियान गिरने से पहले ही योंगफाई के हत्थे चढ़ जाता है और दूसरी तरफ प्रिंसेस वो नीचे गिरने से पहले ही एक दरख्त का सहारा लेकर उससे अपनी गिरने की रफ्तार को कम करते हुए आराम से नीचे लैंड कर जाती है। और वो मोटा कियान भी फिर अपनी जान बचने पर शुक्र अदा करता है। मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस कियान से कहती है कि आखिर तुम्हारे दिल में पैसों को लेकर इतनी लालच क्यों है, तुम्हें अपनी जान से भी पैसे ज्यादा प्यारे हैं। तो कियान कहता है कि उस बैग के अंदर पैसे नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर तो मेरी जान है। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हारी जान, और वो भी इस बैग के अंदर? तो कियान कहता है कि हाँ, असल में इसके अंदर एक चिली पाउडर है। इस चिली पाउडर को जैसे ही हम कोल्ड वाटर में डालते हैं तो इसका टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये सुनकर प्रिंसेस को भी हैरानी होती है और वो कहती है कि सच में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह फिर डोंग कहता है कि ये तो चिली पाउडर है। उस चिली पाउडर की वजह से उसे जोर जोर से छींकें आने लगती हैं। वो कियान से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे अपना पूरा हिसाब लेना है। तुम जानते भी हो ना हम ड्रैगन्स को चिली पाउडर से कितनी ज्यादा नफरत है। ये कहते हुए वो बार बार छींकने लगता है और फिर योंगफाई डोंग से आकर कहता है कि ये बहुत ही अजीब सी बात है, तुम तो सारी दुनिया को खाने वाले थे, अब क्या हुआ, क्या अब तुम्हें भूख नहीं लग रही? चलो ये चिली पाउडर खा जाओ, इससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। मगर फिर डोंग उससे कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे, हम ड्रैगन्स हैं, हमें अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत है तो वो ये चिली पाउडर है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है तो उससे हमें एलर्जी होने लगती है और अब मैं कुछ देर के लिए अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर योंगफाई को थोड़ी सी हैरानी होती है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा मुझे बताओ कि इस चिली पाउडर का असर तुम्हारी बॉडी में कितनी देर तक रहेगा? तो फिर डोंग उसे बताता है कि कम से कम भी इसका असर आधे घंटे तक तो रहता ही है। सुनकर योंगफाई कहता है कि अच्छा, तो आधा घंटा, और अगर चिली पाउडर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो हम लोग इसे क्वार्टर आवर तक भी ले जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वो फिर कियान से कहता है कि हमारे पास ऐसा चिली पाउडर कितना है? तो कियान कहता है कि मेरे पास लाइट स्पाइसी, सुपर स्पाइसी और हेवी स्पाइसी हर तरह का चिली पाउडर मौजूद है। उस पाउडर को देखकर योंगफाई कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मगर फिर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोबारा से उन ड्रैगन्स के पास जाने वाले हो और उन्हें जानबूझकर तुम भड़काओगे। तो योंगफाई कहता है कि हाँ, इरादा तो ऐसा ही है, पर जाऊंगा मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुनियान अपने फ्लाइंग टाइगर के साथ उड़ते हुए उसी फ्लोटिंग आइसलैंड की तरफ जाती है।
वो ड्रैगन वहाँ पर मजे के साथ सो रहे होते हैं और इतने में ऊपर से प्रिंसेस उन सारी की सारी चिली पाउडर को नीचे फेंक देती है। उनके साथ कुछ स्पेल लगे हुए होते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरते हैं तो जोरदार धमाका होता है और उसके साथ चिली पाउडर हर जगह फैल जाता है, जिसकी वजह से उन ड्रैगन्स को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि काम हो गया, बस अब अपनी जान बचानी है। दूसरी तरफ वो डीमंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो प्रिंसेस का पीछा करते हैं। तो दूसरी तरफ प्रिंसेस फिर उन्हें उस आइसलैंड से बहुत ही ज्यादा दूर ले जाती है और इस तरफ हमें फिर से कियान को दिखाया जाता है, जो कि चोरी छुपे उस आइसलैंड के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर इतने में एक ड्रैगन उसे देख लेता है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। तो कियान फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ फिर हमें योंगफाई को दिखाया जाता है। वो भी चोरी छुपे वहाँ पे आ पहुँचा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव एक ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे दिखाई देता है कि उस दरख्त के अंदर तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और फिर अचानक उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें वो उसी गॉड को देखता है। वो उस गॉड की मेमोरी में उसी जगह को दोबारा से देखता है। उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं। जमीन हिलना शुरू हो जाती है और योंगफाई पीछे पलटकर देखता है तब वो जायंट गॉड भागते हुए उसी की तरफ ही आ रहा था और वो आते साथ ही अपना पैर उसके ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से योंगफाई फ्लैशबैक से बाहर निकल आता है। ये देखने के बाद वो कहता है कि सच में ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस दरख्त को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो डिवाइन फ्रूट यहीं पे ही मौजूद होगा, मगर उस आवाज का क्या हुआ मुझे पता नहीं चला कि वो आवाज किसकी थी। पर छोड़ो, ये कहते हुए वो उस दरख्त के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद उसे नजर आता है कि उस दरख्त को अंदर से तो बिल्कुल अलग तरह का ही बनाया गया है और वो अपने सामने देखता है तो बहुत ही गहरा पानी दिखाई देता है, जिस पर वो कहता है कि जरूर वो डिवाइन फ्रूट यहीं पे ही मौजूद होगा। इससे पहले कि वो पानी में जाता, अचानक उसे वहाँ पर उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि क्या तुम योंगफाई हो? इतने में वो लड़की भागते हुए उसके सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की लियार होती है। उसे देखकर योंगफाई कहता है कि मिस मेंग लियार, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम भी यहाँ पर गॉड्स की रिमेनिंग्स को तलाश करने के लिए आई हो? मगर वो लड़की कहती है कि ये जगह जहाँ पे गॉड्स और डीमंस की फाइट हुई थी ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, मगर तुम्हारे उस पाउडर की वजह से मुझे यहाँ पे आने में काफी आसानी हो गई। मगर योंगफाई कहता है कि हाँ, ये सब कुछ करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि गॉड्स की रिमेनिंग्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वो तुम्हें किसी सूरत लेने नहीं दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बहुत सारी मिस्ट्रीज वो तुम्हारे ही आसपास घूम रही हैं, जैसे कि तुम्हारे पास एक लेजेंडरी कमान है। ये लेजेंडरी बॉ असल में हमारे टेंटाई सेक्ट के फाउंडर ने ही डोंगचू किंगडम को दी थी। एंशिएंट टाइम में ये हमारे सेक्ट का एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट हुआ करता था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे पास कैसे है, मगर योंगफाई वो समझ जाता है कि ये लड़की मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, शायद ये मेरे सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रही है। वो लड़की कहती है कि आखिर तुमने इस लेजेंडरी कमान को यूज करने का तरीका कैसे सीखा, और वैसे भी ये लेजेंडरी कमान तो अब तुम्हारे पास है ही। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा इसके साथ कनेक्शन क्या है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। मगर योंगफाई उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। मगर टान टाइशुआन वो मुझे जानती है, मगर क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उसे मरे हुए भी कई साल हो चुके हैं तो तुम ये सच्चाई अब नहीं जान पाओगी। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे मास्टर का नाम इज्जत के साथ लिया करो। ये कहते ही वो फौरन से अपना वेपन निकालती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताने वाले तो फिर मैं अब वो डिवाइन फ्रूट तुम्हें किसी सूरत नहीं लेने दूंगी। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि देखते हैं कि क्या तुम अपनी एबिलिटीज के साथ मुझे रोक सकती हो। ये कहते ही वो फौरन से पानी के अंदर कूद जाता है, जिस पर वो लड़की गुस्से में आकर फिर पर एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करती है। ये देखकर योंगफाई भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये किलर अटैक तो सच में काफी खतरनाक है। वो जैसे ही वापस से ऊपर की तरफ आने लगता है तो दूसरी तरफ वो लड़की उस पर एक साथ बहुत सारे स्प्लैश अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई वापस से पानी के ऊपर आ जाता है। उसे वहाँ पे देखते ही वो लड़की फौरन से अपनी स्वॉर्ड व्हिप के इस्तेमाल के साथ उस पर एक और अटैक करती है और इस तरफ योंगफाई अपनी लेजेंडरी पावर के जरिए एक एनर्जी पाल्म अटैक कर देता है, जो कि
बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो लड़की उसे देखते ही फौरन से अपने विप के जरिए रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वो बहुत ही मुश्किल से उस अटैक से बचते हुए पीछे हट जाती है। और वो देखती है कि योंगफाई तो दोबारा से पानी की गहराइयों में चला गया है। ये देखकर वो फौरन से उसका पीछा करती है। योंगफाई देखता है कि वो लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है, जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। उसे अपने नीचे ग्रीन कलर की कोई चीज दिखाई दे रही होती है, मगर वहाँ पे ट्रेजर के पास में कुछ सी मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।